हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ में हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस का ये जो चैप्टर है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इस चैप्टर की शुरुआत हम फोटोसिंथेसिस के जनरल कॉन्सेप्ट के साथ में करते हैं। जो फोटोसिंथेसिस जो टर्म है उसका लिटरली मतलब होता है सिंथेसिस यूजिंग लाइट, यानी कि लाइट का यूज करके कोई ना कोई चीज सिंथेसिस करना। और ये कोई ना कोई चीज मेनली फूड होता है उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो मेनली प्लांट्स के अंदर परफॉर्म होती है। इसी वजह से हम फोटोसिंथेसिस को हायर प्लांट्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट प्लांट्स के अलावा कुछ प्रोटिस्ट, कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं, लाइक प्रोटिस्ट के अंदर ल्यूबिलिना और बैक्टीरिया के अंदर ग्लूग्रीन एल्गी। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिजम्स मेनली सिंथेसाइज करते हैं अपने फूड को और उसी फूड का यूज किया जाता है फर्दर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। सो जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो लाइट की। फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट मेन कंपोनेंट है जिसकी हेल्प से प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। और ये जो लाइट होती है ये दो नेचर्स कंटेन करती है, वन इज द पार्टिकल नेचर एंड अदर इज द वेव नेचर। प्लांट्स के लिए लाइट का अल्टीमेट सोर्स सन होता है। सन से प्लांट्स सनलाइट को अब्सॉर्ब करते हैं और उसी लाइट को यूज करके वो सिंथेसाइज करते हैं। ये जो लाइट है ये सबसे बड़ा रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस में। हर कोई ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर सकता क्योंकि उसकी अपनी एक लिमिटेशन है और वो ये लिमिटेशन है कि लाइट को हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अब्सॉर्ब नहीं कर सकता और अगर अब्सॉर्ब कर भी लेता है तो उस लाइट को कन्वर्ट नहीं कर सकता। लाइट को अब्सॉर्ब करने के लिए प्लांट के पास सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, दैट इज द पिगमेंट। पिगमेंट्स के अंदर सबसे मेन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यूजुअली 7 फॉर्म्स में हमें मिलता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल सी, chlorophyll D, chlorophyll E, and one is the bacterial chlorophyll and other is the bacteriophyll. ये मेनली 7 क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं जो लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं और इसी लाइट का अब्सॉर्ब करके एक फोटोकेमिस्ट्री नाम की रिएक्शंस होती हैं उसको परफॉर्म कर पाते हैं, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, या बेसिकली हम कह सकते हैं कि फूड को सिंथेसाइज करते हैं। क्लोरोफिल के अलावा कैल्शियम नाम के पिगमेंट्स भी होते हैं जो लाइट को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। सन से जो लाइट आती है वो अलग अलग वेवलेंथ की आती है और क्लोरोफिल सारी वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब नहीं करता। क्लोरोफिल की कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से अदर पिगमेंट्स कुछ लाइट पोर्शन को अब्सॉर्ब करते हैं और अब्सॉर्ब करके क्लोरोफिल को ट्रांसफर करते हैं और फिर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल उस लाइट को यूज करके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। प्लांट्स मेनली विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट को अब्सॉर्ब कर सकते हैं और जो विजिबल स्पेक्ट्रम है इसकी जो रेंज है वो लाइट करती है बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। अगर सन से जो लाइट आ रही है या फिर लाइट का सोर्स कोई भी हो, अगर वो इस वेवलेंथ की रेंज में आ रही है तो प्लांट उसको अब्सॉर्ब करेगा और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। हायर प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए जो मोस्ट एक्टिव टिश्यू होता है वो मेसोफिल ऑफ द सेल होती है। देखो जो मेसोफिल सेल्स है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करती है और ये क्लोरोप्लास्ट अपने अंदर मेन लाइट अब्सॉर्बिंग पिगमेंट को कंटेन करते हैं, दैट इज द क्लोरोफिल। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेसोफिल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर, लीफ के अंदर, और मेसोफिल्स के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जो कि एक मेन लाइट अब्सॉर्बिंग पिगमेंट क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं। यही क्लोरोफिल लाइट को अब्सॉर्ब करेगा और फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेगा। अब ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ये लाइट को अब्सॉर्ब करेगा, लाइट को अब्सॉर्ब करके अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को चेंज करेगा। इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के चेंज होने से ही हमारी पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस टेक प्लेस करेगी। जैसा कि हमने जनरल कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ये ओनली विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट को अब्सॉर्ब करता है। एक साइंटिस्ट थे पीटर ब्लू एंगल में
इन्होंने लेट 80s के अंदर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उनकी फाइंडिंग रही कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसमें से ब्लू रीजन और जो रेड रीजन है वही वेवलेंथ ऑफ लाइट सबसे ज्यादा ऑब्जर्व की जाती है। तो जो यहाँ पे जो ऑप्शन बी का आपको दिख रही है इस ग्राफ में, वो मेनली ब्लू और रेड रीजन की ये लाइट की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा ऑब्जर्व की जाती है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के द्वारा, और जो ग्रीन वेवलेंथ की जो लाइट है वो हमेशा इमिट की जाती है। तभी जो हमें प्लांट्स की जो मैक्सिमम पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं और जो क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं वो हमें ग्रीन विजिबल होते हैं, क्योंकि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो ग्रीन वेवलेंथ की लाइट को इमिट करता है। ये एक्सपेरिमेंट में प्रूफ टीडब्ल्यू एंगलमैन ने किया लेटेस्ट के अंदर, और उन्होंने हमें ये कंफर्म करके बता दिया कि ब्लू और रेड रीजन की वेवलेंथ वाली लाइट ही सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब करती है और सबसे बड़ा रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस में। जैसे ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाइट को अब्जॉर्ब करता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है, और जो एनर्जी उसको लाइट से मिलती है उस एनर्जी को डिस्पोज करने के लिए वो चार डिफरेंट पाथवे शो करते हैं। वन इज द फ्लोरेसेंस, सेकंड इज द नो एमिशन ऑफ फोटोन, थर्ड इज द एनर्जी ट्रांसफर एंड फोर्थ इज द फोटोकेमिस्ट्री। इन चार फिनोमेना की वजह से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो लाइट से एनर्जी अवेलेबल होती है उसको डिस्पोज करते हैं। इनमें से जो सबसे लास्ट जो फिनोमेना है दैट इज द फोटोकेमिस्ट्री, उसका सबसे बड़ा रोल है फोटोसिंथेसिस के। बिकॉज जो फोटोकेमिस्ट्री रिएक्शन है वो अकेली ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शंस परफॉर्म होता है और जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट की जाती है। बाकी जो तीनों फिनोमेना है वो एज सच बड़ा रोल प्ले नहीं करते फोटोसिंथेसिस के अंदर, बट ये है क्या इनको इस डायग्राम के अंदर डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब अभी चारों फिनोमेना को इस डायग्राम के अंदर डिटेल में डिस्कस करते हैं। जब तक कोई भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाइट को अब्जॉर्ब नहीं करेगा तब तक वो अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर रहेगा। जैसे ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाइट को अब्जॉर्ब करता है तो वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और जैसा कि टीडब्ल्यू का मैंने बताया ब्लू लाइट और रेड लाइट है वो सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब की जाती है प्लांट के द्वारा। जैसे ही ब्लू लाइट और रेड लाइट अब्जॉर्ब होंगी तब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर आता है और इन्हीं चारों फिनोमेना को परफॉर्म करेगा। सबसे पहला फिनोमेना है फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस के अंदर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट के अंदर गया है उसी एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद में जो एनर्जी उसने अब्जॉर्ब की थी उस एनर्जी को वो लॉस कर देगा, और लॉस करके वो वापस से ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा और जितनी भी एनर्जी उसने अब्जॉर्ब की थी उसको इमिट करेगा एक हायर वेवलेंथ की फॉर्म में, जो कि एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखें तो हमें एज ए लाइट की फॉर्म में विजिबल होगी। अब जो सेकंड फिनोमेना है उसमें नो इमिशन ऑफ फोटोन है। इसका मतलब ये है कि जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में भेजता है तब जो एनर्जी होती है उसको वो हीट की फॉर्म में लॉस कर देते हैं, तो एक्चुअली में कोई भी फोटोन इमिट नहीं होता। जो थर्ड फिनोमेना है वो है एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर के अंदर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो लाइट एनर्जी को यूज करता है और लाइट एनर्जी को यूज करके एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद में अपनी एनर्जी को दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देते हैं। ये माइक्रोवेव फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले कर भी सकती ना भी, क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो सकती है या फिर फ्लोरेसेंस को भी फॉलो कर सकती है। लेकिन जो लास्ट फिनोमेना है दैट इज फोटोकेमिस्ट्री, इसका अपना सबसे बड़ा रोल है फोटोसिंथेसिस में। फोटोकेमिस्ट्री फिनोमेना के अंदर जो लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब की जाती है वो ही लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। बिकॉज जो लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब की जाएगी उससे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और इलेक्ट्रॉन के एक्साइट होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस परफॉर्म कराएगा जो आगे चल के प्लांट के लिए फूड सिंथेसाइज करके देगा। जो ये फोटोकेमिस्ट्री रिएक्शन है ये फास्टेस्ट नॉन रिएक्शन है, फास्टेस्ट नॉन रिएक्शन है, और हायर प्लांट की ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इस फोटोकेमिस्ट्री रिएक्शन को परफॉर्म कर पाते हैं। सो इन्हीं फिनोमेना के हेल्प से फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करती है और प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं।
जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मेजोफिल सेल्स लाइट को ऑब्जॉर्व करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, बिकॉज जो मेजोफिल सेल्स है उनके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो अब हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और जो उसके अंदर की तरफ मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन। अब इंटर मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अभी जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर जो लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट है, दैट इज द साइटोप्लाज्मिक पार्ट, उसको स्पेशल नाम दिया जाता है दैट इज द स्ट्रोमा। और जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा होता है उसके अंदर कुछ कॉइल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, these are the coil like structures। इन इंडिविजुअल coil like structures को हम बोलते हैं थैलेकोइड, बट ये हमेशा जॉइंट फॉर्म में मिलते हैं, ग्रुप मिलता है, स्टैक मिलते हैं, और इन स्टैक फॉर्म को बोलते हैं ग्रैनुल। ये ग्रैनुला की जो इंडिविजुअल यूनिट है दैट इज द थैलेकोइड, और उन्हीं थैलेकोइड के अंदर हमारा मैक्सिमम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, और वही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या करता है, लाइट को अब्जॉर्ब करता है। अब ये जो एक ग्रैनुला होता है वो दूसरे ग्रैनुला के साथ में जुड़ा होता है एक मेम्ब्रेनस सिस्टम से, जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेला। ये स्ट्रोमा लैमेला पूरे ग्रैनुला को क्लोरोप्लास्ट के अंदर बाइंड करके रखती है, आपस में कनेक्शन बनाती है। उसके अलावा ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके ग्लूकोज के फॉर्म में फूड को सिंथेसाइज करते हैं, बट ये ग्लूकोज की फॉर्म कन्वर्ट कर दिया जाती है स्टार्च की फॉर्म में, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फूड एक्यूमुलेट कर लिया जाता है। तो जो फूड का स्टोरेज है प्लांट्स के अंदर स्टार्च की फॉर्म में होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे स्टार्च ग्रेन्यूल्स आपको विजिबल होंगे। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के पास लिपिड ड्रॉपलेट्स भी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के पास अपने खुद के राइबोसोम्स, डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं। डीएनए, आरएनए और खुद के राइबोसोम और प्रोटीन प्रेजेंट होने की वजह से क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिज्म, सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट। अब हम ग्रैनुला को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये ग्रैनुला की स्ट्रक्चर है, और इस ग्रैनुला के साथ में जो एक्सट्रैक्टेड पोर्शन है वो स्ट्रोमा लैमेलिया का है। सो दिस इज द स्ट्रोमा लैमेलिया। ये जो ग्रैनुला है वो स्टैक ऑफ थैलेकोइड से बनता है। जो सिंगल यूनिट है वो थैलेकोइड है, और थैलेकोइड के अंदर थैलेकोइड का ल्यूमन प्रेजेंट होता है। ल्यूमन इज द एम्प्टी स्पेस। प्लांट के पास मेनली दो तरह के फोटोसिस्टम होते हैं, वन इज द फोटोसिस्टम 1 एंड सेकंड इज द फोटोसिस्टम 2। ये जो फोटोसिस्टम है ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को कंटेन करते हैं, और ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ही मेनली लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए हम फोटोसिस्टम 1 और 2 की लोकेशन के बारे में जानते हैं। फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 की लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है तीन पॉइंट ऑफ व्यू से। फोटोसिस्टम 2 है वो मेनली हमारा प्रेजेंट होता है थैलेकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर, लेकिन जो फोटोसिस्टम 1 होता है वो आपको मिलेगा स्ट्रोमा लैमेलिया की मेम्ब्रेन में। स्ट्रोमा लैमेलिया स्ट्रांगली लैक करती है फोटोसिस्टम 2, लेकिन जो थैलेकोइड की ल्यूमन है उसमें फोटोसिस्टम 2 एज वेल एज फोटोसिस्टम 1 भी मिल सकता है। लेकिन अगर मोर रेस्ट्रिक्टेड वे में पूछे तो फोटोसिस्टम 1 आपको मिलेगा स्ट्रोमा लैमेलिया की मेम्ब्रेन के ऊपर, और फोटोसिस्टम 2 मिलेगा आपको थैलेकोइड और ग्रैनुला मेम्ब्रेन के ऊपर। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ फोटोसिस्टम, जिसके बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज यही लाइट को हार्वेस्ट करेंगे। अब हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक apparatus को स्टडी करते हैं। हायर प्लांट्स के अंदर दो तरह के फोटोसिस्टम मिलते हैं, वन इज द फोटोसिस्टम 1 and other is the photosystem 2। ये जो photosystem 1 और जो 2 है इनका जो नेमिंग का प्रोसेस है वो उनकी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग किया है। फोटोसिस्टम 1 सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, उसके बाद फोटोसिस्टम 2 डिस्कवर हुआ था। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होगी उसके अंदर जो फोटोसिस्टम 2 है वो पहले एक्शन में आएगा और फोटोसिस्टम 1 बाद में एक्शन में आएगा।
अब ये जो फोटो सिस्टम होते हैं ये एक्चुअली में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से बनते हैं और उस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर एक मेन रिएक्शन सेंटर होता है जो कि मेनली क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। बिकॉज क्लोरोफिल ए जो मॉलिक्यूल है वो मोस्ट अबंडेंट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है और मोस्ट एफिशिएंट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। उसके अलावा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर अदर पिगमेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल के अलावा। इन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में पिगमेंट मॉलिक्यूल के अलावा हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो पिगमेंट मॉलिक्यूल अदर देन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल उसको कलेक्टिवली हम एंटीना कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और ये एंटीना कॉम्प्लेक्स प्लस रिएक्शन सेंटर मिलकर ये हमारा कंप्लीट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि एक कंप्लीट फोटो सिस्टम को बनाएंगे। ये जो फोटो सिस्टम 1 और 2 है ये रिएक्शन सेंटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर रिएक्शन सेंटर 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर रहा होगा तो उस तरह की फोटो सिस्टम को बोलेंगे हम फोटो सिस्टम 1। अगर रिएक्शन सेंटर 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑब्जर्व करेगा तो उसको बोलेंगे हम फोटो सिस्टम 2। फोटोसिंथेसिस को फर्दर डिस्कस करते हैं। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस रही वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं थी और इसको डिस्कवर करना है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया बहुत सारे साइंटिस्ट की हेल्प से। डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले किया जिसमें एंगलमैन, प्रिस्टले, इग्नोस, नाइल इनका अपना अपना रोल रहा। इन साइंटिस्ट की डिस्कवरी से हमें 19th सेंचुरी के अंदर एक इक्वेशन मिली जिसको हम लिखते हैं दैट इज 6CO2 plus 6H2O with the help of light give rise to C6H12O6 plus 6O2। ये बैलेंस इक्वेशन मिली थी हमें 19th सेंचुरी के अंदर जो ये रिप्रेजेंट करती है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2 का एसिडरेशन होता है और वाटर का यूज होता है और लाइट का यूज होता है जिससे हमें CO2 एज ए प्रोडक्ट मिलता है प्लस में C6H12O6 जो कि ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करता है ये एज ए फूड सोर्स मिलता है। But in actuality, glucose is not the actual product of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का एज ए रियल प्रोडक्ट या फिर एक्चुअल प्रोडक्ट ना होने की वजह से इस इक्वेशन को हम एक वैलिड इक्वेशन नहीं मानते। इसके अलावा हम जो रियल और वैलिड जो इक्वेशन ले सकते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए वो रहेगी CO2 plus water with the help of light give rise to CH2O and plus O2। यहाँ पे एक्चुअली में ये रिप्रेजेंट तो फर्दर ग्लूकोज को करेगा लेकिन जो ग्लूकोज बनेगा वो ग्लूकोज की फॉर्म में रहेगा नहीं प्लांट्स में वो अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। दैट्स व्हाई ग्लूकोज को हम एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं मानते। और जो ये कंप्लीट जो प्रोसेस है या जो कंप्लीट जो रिएक्शन है ये एक्चुअली में सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। फोटोसिंथेसिस अपने आप में एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी इक्वेशंस या बहुत सारी रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं जो फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करती है। अब ये जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है ये मेनली 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो जो ये फोटोसिंथेसिस है ये मेनली 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है या जिसको हम 2 रिएक्शंस बोल सकते हैं उनके अंदर कंप्लीट होती है। जो पहली रिएक्शन है वो है लाइट रिएक्शन और जो सेकंड रिएक्शन है वो है डार्क रिएक्शन। इन 2 रिएक्शंस में फोटोसिंथेसिस मेनली कंप्लीट होती है। इनका जो नाम है वो थोड़ा सा मिस्टीरियस है। जो डार्क रिएक्शन है वो एक्चुअली में नाम से ही पता लगता है कि डार्क टाइम पे चल रही होगी बट एज सच होता नहीं। डार्क रिएक्शंस मेनली लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। तो इट कैन हैपन इन डार्क एज वेल एज इन लाइट। लाइट रिएक्शंस के अंदर फोटोसिंथेसिस में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है लाइट अब्जॉर्प्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर जो पहला स्टेप है वो लाइट का अब्जॉर्प्शन होगा। प्लांट में क्लोरोप्लास्ट है और
क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, प्लस में कुछ और पिगमेंट मॉलिक्यूल है जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे थे। वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स लाइट को ऑब्जॉर्ब करेंगे सबसे पहले। उसके बाद में जो क्लोरोप्लास्ट था उसका जो ग्रेना पार्ट था, उस ग्रेना में जो इंडिपेंडेंट थैलम हो, उस थैलम को ह्यूमन के अंदर वाटर की स्प्लिटिंग होती है। तो वाटर की स्प्लिटिंग में लाइट रिएक्शंस के अंदर टेक प्लेस करेगी। वाटर की स्प्लिटिंग होने से ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो जो ऑक्सीजन रिलीज की जो प्रोसेस है वो भी लाइट रिएक्शंस के अंदर ही होती है। यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो इस O2 के रिलेटेड भी है। O2 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। सम टाइम ये पूछा जाता है कि जो O2 रिलीज हुआ है वो किससे रिलीज हुआ है, आइदर CO2 से या फिर वाटर से। तो एक्चुअली में जो O2 होता है वो रिलीज किया जाता है वाटर से। जब वाटर स्प्लिट करेगा थैलेमोइड के ल्यूमन के अंदर तब O2 रिलीज होगा, और ये लाइट रिएक्शंस के अंदर होता है। लाइट रिएक्शंस के अंदर प्लांट्स में एनर्जी करेंसी जो कि एटीपी और एनएडीपीएच है उनको बनाते हैं। सो एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्मेशन होती है लाइट रिएक्शंस के अंदर। ये एटीपी और एनएडीपीएच मेन एनर्जी करेंसी होती है जिनका फर्दर यूज किया जाएगा जो ये CO2 है उसको फिक्स करने के लिए। और ये जो CO2 का फिक्सेशन है ये एक्चुअली में डार्क रिएक्शंस के अंदर होता है। तो ये जो डार्क रिएक्शन है एक्चुअली ये लाइट और डार्क दोनों के अंदर परफॉर्म हो सकती है, बट इसका डार्क रिएक्शन नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो डार्क रिएक्शन है ये इस एटीपी और एनएडीपीएच पे डिपेंड होते हैं जो कि लाइट रिएक्शंस के अंदर फॉर्म हुए हैं। सो इट डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, दैट इज द एटीपी एंड एनएडीपीएच। एटीपी और एनएडीपीएच डार्क रिएक्शन के अंदर यूज की जाती है और CO2 को फिक्स किया जाता है। सो CO2 का जो फिक्सेशन है वो भी डार्क रिएक्शंस के अंदर टेक प्लेस करता है। ये जो डार्क रिएक्शन है ये क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा के अंदर टेक प्लेस करती है। इसी वजह से हम डार्क रिएक्शन को स्ट्रोमा रिएक्शंस भी बोलते हैं। जब भी जो लाइट रिएक्शन है ये क्लोरोप्लास्ट के थैलेमोइड के अंदर टेक प्लेस करती है, इस वजह से इसको हम थैलेमोइड रिएक्शन भी बोलते हैं। सो जब फोटोसिंथेसिस है वो इन्हीं दोनों रिएक्शंस के कॉम्बिनेशन से कंप्लीट होती है। अगर ओनली लाइट रिएक्शन चलती रहेगी तो भी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं है, और ओनली डार्क रिएक्शंस तो परफॉर्म हो ही नहीं सकती क्योंकि जब तक लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट नहीं बनेंगे तब तक डार्क रिएक्शन तो परफॉर्म हो ही नहीं सकती। सो फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही कंप्लीट होती है। अब इन्हीं रिएक्शंस को हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे ये रिएक्शंस टेक प्लेस करती हैं। तो सबसे पहले लाइट रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। अब हम लाइट रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। लाइट रिएक्शंस के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है वो है लाइट अब्जॉर्प्शन का। हायर प्लांट्स लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के थ्रू, जो कि प्लांट्स में दो तरह के थे, वन इज द फोटोसिस्टम 2 एंड अदर इज द फोटोसिस्टम 1। इन फोटोसिस्टम के रिएक्शन सेंटर लाइट को अब्जॉर्ब करेंगे और एसेसरी पिगमेंट्स या फिर एंटीना कॉम्प्लेक्स के जो पिगमेंट है वो लाइट को अब्जॉर्ब करके एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे रिएक्शन सेंटर को। जैसे ही ये रिएक्शन सेंटर लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं या फिर एनर्जी इनके पास आती है तब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाते हैं, और एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाने के बाद में वही फोटोकेमिस्ट्री वाली रिएक्शन परफॉर्म होती है जिसके अंदर मेन रोल होता है इलेक्ट्रॉन का। ये कंप्लीट जो रिएक्शन है लाइट रिएक्शन की इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होता है। तो अब हम इस डायग्राम में मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या होगा, लाइट अब्जॉर्ब की जाएगी। अगर लाइट की वेवलेंथ 680 नैनोमीटर की है तो फोटोसिस्टम 2 उसको अब्जॉर्ब करेगा। अगर लाइट की वेवलेंथ 700 नैनोमीटर की है तो फोटोसिस्टम 1 उसको अब्जॉर्ब करेगा। तो ये पहला स्टेप होगा जिसमें क्या होगा, फोटोसिस्टम लाइट को अब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं तब ये फोटोसिस्टम अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाते हैं। दोनों क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएंगे। जैसे ही लाइट फोटोसिस्टम पे गिरी वो एक्साइटेड हुआ और इलेक्ट्रॉन पहुंच गया अपनी एक्साइटेड स्टेट।
अब यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद में इलेक्ट्रॉन आगे एक सीरीज में डिफरेंट प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट होगा। जैसे ही फोटो सिस्टम को एक्साइट होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है पीओ5 के पास। ये पीएचईओ रिप्रेजेंट करता है पीओ5। पीओ5 इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर करेगी पीक्यू को, जो कि रिप्रेजेंट करता है प्लस 2 क्विनोन। ये पीक्यू आगे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है पीसी को। पीसी रिप्रेजेंट करता है प्लास्टोसाइनिन को। प्लास्टोसाइनिन एक कॉपर कंटेनिंग मॉलिक्यूल है और एक सोल्यूबल प्रोटीन है। इस पीसी के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जो ये पीसी होता है ये थैलाकोइड के ल्यूमन के अंदर की साइड में प्रेजेंट होता है। अदरवाइज ये जितने भी आपको प्रोटीन और ये जो फोटो सिस्टम मिलेंगे ये आपको थैलाकोइड के मेम्ब्रेन या फिर स्ट्रोमा लैमेला के पास मिलेगी। लेकिन ये जो प्लास्टोसाइनिन है ये इनर साइड में मिलता है थैलाकोइड की मेम्ब्रेन, इनर साइड ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन, इनर साइड ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन। ये इसके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये सोल्यूबल होता है। एक्चुअली सोल्यूबल होते हैं कि आगे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे ही प्लास्टोसाइनिन के पास में इलेक्ट्रॉन आते हैं तब वो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। बिकॉज जो फोटो सिस्टम 1 है उसने अपने इलेक्ट्रॉन को लाइट अब्जॉर्ब करके एक्साइट करके आगे ट्रांसफर करा। तो जो ये फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। फोटो सिस्टम 1 की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उसको मीट करते हैं प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर को ताकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो मीट हो पाए। फोटो सिस्टम 1 में जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया था वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया एक अलग ए ग्रुप मॉलिक्यूल के पास चला जाता है जो कि एक्सपेक्टेड है कि कोई ना कोई क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है अदर देन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। ए नोट मॉलिक्यूल के बारे में अभी हमें डिटेल में कुछ भी नोन नहीं है। सो ये एक इंटरमीडिएट है अभी के लिए, तो इसको हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। ए नोट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाता है एफईएस के पास। एफईएस आपका आयरन सल्फर प्रोटीन होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे एफडी के पास में। एफडी रिप्रेजेंट करता है फेराडॉक्सिन। फेराडॉक्सिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा एफएनओ, जो कि रिप्रेजेंट करता है फेराडॉक्सिन एनएडीपी प्लस रिडक्टेज को, जो कि रिड्यूस करेगा एनएडीपी प्लस को एनएडीपीएच। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लाइट रिएक्शन से मेन एनर्जी करेंसी बनती है जो कि एनएडीपीएच है और एक है एटीपी। एटीपी आपकी साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के थ्रू बनाई जाती है। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होता है तब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के टाइम पे जो एनर्जी होती है उस एनर्जी का यूज करके एटीपी प्लस मैग्नेटिक फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है एटीपी में। और यही एटीपी और एनएडीपीएच मेन प्रोडक्ट है हमारी लाइट रिएक्शंस के। ये लाइट रिएक्शंस के मेन प्रोडक्ट इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की वजह से ही बनते हैं। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म के अंदर हमें दो तीन चीजें बहुत डिटेल में पता होनी चाहिए। जैसे लाइट ने फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराया तो फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को मीट करता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो कि थैलाकोइड के ल्यूमेन के अंदर प्रेजेंट, जो कि वाटर का स्प्लिटिंग परफॉर्म करता है और वाटर को ब्रेक करता है ऑक्सीजन के अंदर प्लस कुछ प्रोटॉन के अंदर प्लस कुछ इलेक्ट्रॉन के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन आगे टायरोसिन मॉलिक्यूल जो कि बाइजन से रिप्रेजेंट है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है और ये जो टायरोसिन का रेजिड्यू है ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 2 को, जिससे कि फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर स्टेबल हो पाता है। और जो इससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है वो इस सीक्वेंस में फ्लो करके फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को मीट करता है। और ये जो फोटो सिस्टम 1 है वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके एनएडीपी प्लस को रिड्यूस करता है एनएडीपीएच। तो इस तरीके से हमारी पूरी लाइट रिएक्शंस कंप्लीट होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है फोटो सिस्टम 2 प्लस फोटो सिस्टम 1 से। ये एक साथ भी हो सकते हैं और इंडिविजुअली भी हो सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हमारे एटीपी और एनएडीपीएच को बनाते हैं और इसी दौरान हमारा ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स वाटर स्प्लिटिंग को परफॉर्म करते हैं जिससे ऑक्सीजन इवॉल्व होते हैं। सो फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन उसमें मेनली 3 से 4 स्टेप ही होते हैं जिसमें सबसे पहले लाइट का अब्जॉर्प्शन है,
लाइट के एब्जॉर्प्शन के बाद इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है उसको मीट करने के लिए वाटर की स्प्लिटिंग कराई जाती है, जो कि थैलेमोइड के ल्यूमेन के अंदर होती है, जिसे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी मीट हो जाती है और हमारा मेन प्रोडक्ट एटीपी और एनएडीपी बन जाती है, जो कि फर्दर आगे CO2 को रिड्यूस करने में यूज किए जाएंगे, जो कि डार्क रिएक्शंस का मेन पार्ट है। लाइट रिएक्शंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है वो दो तरीके से टेक प्लेस करता है। एक तरीका होता है साइक्लिक पाथवे और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक पाथवे। नॉन साइक्लिक पाथवे के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है वो एक्चुअली में वापस से इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं आता, जैसा कि इस पाथवे के अंदर जो फोटोसिस्टम 2 था उसके रिएक्शन सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ वो वापस से फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर के पास नहीं आता। तो ये जो पाथवे है इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक पाथवे, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और कहीं और ही जाके फिक्स हो गया। लेकिन जो दूसरा पाथवे है वो है साइक्लिक पाथवे। साइक्लिक पाथवे के अंदर इलेक्ट्रॉन जहां से एक्साइट होता है उसी कंपोनेंट के पास वापस आ जाते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। साइक्लिक पाथवे के अंदर फोटोसिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा, लाइट को ऑब्जॉर्व करके एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद में अपने इलेक्ट्रॉन को एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा, जो फर्दर ट्रांसफर किया जाएगा आयरन सल्फर प्रोटीन को, जो कि आगे ट्रांसफर किया जाएगा पैराडॉक्सिन। ये पैराडॉक्सिन साइक्लिक पाथवे में अपने इलेक्ट्रॉन का एफएनआर को ट्रांसफर नहीं करता। ये एफएनआर को ट्रांसफर ना करने के जाएगा वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, जो कि इस डॉटेड लाइन से डिनोट किया गया है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को, वो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन को ट्रांसफर कर दिया जाता है और प्लास्टोसाइनिन से वापस P700 के पास या फिर रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 1 को वापस से दे दिया जाता है, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो एक साइक्लिक फ्लो में चलता रहता है। इसी वजह से इस पाथवे को साइक्लिक पाथवे कहते हैं। साइक्लिक पाथवे और नॉन साइक्लिक पाथवे में कुछ बेसिक डिफरेंस है। साइक्लिक पाथवे के अंदर सिर्फ फोटोसिस्टम 1 का इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि नॉन साइक्लिक पाथवे के अंदर फोटोसिस्टम 2 एज वेल एज फोटोसिस्टम 1 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। साइक्लिक पाथवे के अंदर सिर्फ एटीपी एज एनर्जी करेंसी बनती है, जबकि नॉन साइक्लिक पाथवे के अंदर एटीपी एज वेल एज एनएडीपी एच बनता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा पाथवे चलेगा, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक, ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो ऑब्जर्व की गई है। तो ये दो तरह के पाथवे होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, और एटीपी और एनएडीपी जो मेन प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शंस के उनको बनाता है। अब जो ये एटीपी और एनएडीपी बने हैं ये फर्दर डार्क रिएक्शन के अंदर यूज किए जाएंगे ताकि CO2 का रिडक्शन हो सके, और CO2 का रिडक्शन हो के मेन फूड मॉलिक्यूल जो कि फोटोसिंथेसिस का मेन एंड प्रोडक्ट होना था वो बन सके। डार्क रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम एक और कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं जो कि कीमो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू एक्चुअल में प्लांट एटीपी की फॉर्मेशन कर रहा है। प्लांट कीमोस्मोसिस से कैसे एटीपी की फॉर्मेशन करता है इसको हम इस डायग्राम के हेल्प से डिटेल में जानेंगे। ये ल्यूमन साइड ऑफ द थैलेमोइड है और ये स्ट्रोमा साइड है क्लोरोप्लास्ट। जैसा कि हमने लाइट रिएक्शंस के अंदर पढ़ा, फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, जो कि दो तरह का था, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। इस पाथवे के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है लास्ट में एनएडीपी प्लस से एनएडीपीएच बनाने के लिए। यहाँ पे आपका एनएडीपी रिड्यूस कर दिया जाता है और एनएडीपीएच बना दिया जाता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से। लेकिन इसी पाथवे के दौरान हमारी एटीपी की भी फॉर्मेशन होती है। इस एटीपी की फॉर्मेशन के लिए जो मेन कंपोनेंट होता है वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट बनाया जाता है प्रोटॉन से। ये प्रोटॉन थैलेमोइड के ल्यूमन की साइड में ज्यादा अमाउंट में हो जाते हैं और स्ट्रोमा की साइड में कम अमाउंट में हो जाते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट होता है, और इसी पोटेंशियल ग्रेडियंट के जनरेट होने से प्रोटॉन की मूवमेंट स्टार्ट होती है, और उसी प्रोटॉन की मूवमेंट की वजह से एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता कैसे। तो जैसा कि हमने लाइट रिएक्शन में पढ़ा, ये जो फोटोसिस्टम 2 है जैसे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है तो ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है।
इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को मीट करने के लिए थैलाकोइड की ल्यूमन के अंदर वाटर की स्प्लिटिंग होती है। वाटर की स्प्लिटिंग से प्रोटॉन की फॉर्मेशन होती है ल्यूमन के अंदर। तो यहाँ से प्रोटॉन ल्यूमन के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है। एक और मेथड होता है जिससे कि प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ल्यूमन में ज्यादा होती है। वो मेथड ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम ट्रांसफर कर रहे होते हैं तब ये जो इलेक्ट्रॉन जो कैरियर होते हैं वो एक्चुअली में प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा होता है और जब ये प्रोटॉन स्ट्रोमा साइड से इस इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा होता है और एक मेम्ब्रेनस सिस्टम को ट्रांसपोर्ट करता है तब एक प्रोटॉन यूजुअली ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ल्यूमन साइड में। या फिर ये कह सकते हैं कि जो एक कैरियर है जब इलेक्ट्रॉन को अगले सिस्टम को ट्रांसपोर्ट करेगा तब ये अपने आप को ल्यूमन की साइड में पुश कर देगा। तो इन दो फिनोमेना से एक तो वाटर स्प्लिटिंग, दूसरा प्रोटॉन कैरियर का ट्रांसपोर्ट हो जाना स्ट्रोमा से ल्यूमन की साइड में और एक पोटेंशियल ग्रेडियंट को जनरेट करती है जिसमें कि ल्यूमन की साइड में प्रोटॉन की अमाउंट ज्यादा हो जाती है। और जैसे ही प्रोटॉन की अमाउंट ज्यादा होगी तो जो थैलाकोइड का ल्यूमन होता है उसकी मेम्ब्रेन के अंदर एक एटीपी सिंथेज नाम का कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है ये एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स है। एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स है। इस एटीपी सिंथेज के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट जो मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्यूज्ड है उसको बोलते हैं एफ नॉट कॉम्प्लेक्स या फिर एफ नॉट सबयूनिट। जो दूसरा कंपोनेंट स्ट्रोमा साइड की तरफ निकला हुआ है एक्सटेंडेड है उसको बोलते हैं F1 पार्टिकल या F1 सबयूनिट। इस एटीपी सिंथेज की हेल्प से ये प्रोटॉन फैसिलिटेट किए जाते हैं ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ। और जब ये प्रोटॉन इस एटीपी सिंथेज से फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट या फिर फैसिलिटेट डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं तब इन प्रोटॉन की ट्रांसपोर्ट से इस एटीपी सिंथेज के अंदर कुछ कॉन्फॉर्मेशन चेंज आते हैं और उसी कॉन्फॉर्मेशन चेंज की वजह से एडीपी से एटीपी की सिंथेसिस टेक प्लेस होती है। सो ये जो कलेक्टिव प्रोटॉन ग्रेडिएंट का जो फिनोमेना है उसको हम कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस बोलते हैं जिसकी हेल्प से प्लांट एक्चुअली में एटीपी का सिंथेसिस करता है। इसके बाद अब हम डार्क रिएक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि आप एटीपी और एनएडीपीएच बन चुके हैं और हमें ये भी पता लग गया है कि ये एटीपी और एनएडीपीएच एक्चुअली में कैसे बनी है। एटीपी की फॉर्मेशन होती है कीमोस्मोसिस से, एनएडीपीएच की फॉर्मेशन एनएडीपी प्लस का रिडक्शन से होती है जो कि इलेक्ट्रॉन से रिड्यूस किया जाता है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं डार्क रिएक्शंस को। डार्क रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा जिस्ट है जो आपको डायग्राम के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ जिसमें ये स्ट्रक्चर हमारी क्लोरोप्लास्ट की है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस कर रही है। वन इज द लाइट रिएक्शन एंड अदर इज द कार्बन रिएक्शन या फिर स्ट्रोमा रिएक्शन या फिर डार्क रिएक्शन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था जो लाइट रिएक्शन है उसके अंदर मेनली हमारा एटीपी और एनएडीपीएच बनता है और ऑटो रिलीज होता है। डार्क रिएक्शन के अंदर एटीपी और एनएडीपीएच का यूज होता है CO2 को फिक्स करने के लिए। डार्क रिएक्शन में CO2 का रिडक्शन होता है ताकि एक सैकराइड की फॉर्मेशन हो सके और इस सैकराइड की फॉर्मेशन कैसे होगी उसको हम इस साइकिल से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो CO2 का रिडक्शन है ये जो डार्क रिएक्शन है इसको हम कैल्विन बेंजन साइकिल भी कहते हैं क्योंकि ये कैल्विन नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी। इसको हम डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड है। इसको हम स्ट्रोमा रिएक्शन भी कहते हैं बिकॉज ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर टेक प्लेस करता है। इस साइकिल को हम C3 साइकिल भी कहते हैं बिकॉज ये जो साइकिल है इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनेगा वो एक 3 कार्बन कंपाउंड होगा। सो अब हम इस साइकिल को डिटेल में डिस्कस करते हैं। कैल्विन बेंजन साइकिल एक्चुअली में 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। इन 3 स्टेप्स के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन, सेकंड स्टेप होता है रिडक्शन एंड थर्ड स्टेप इज द रीजनरेशन। इन 3 स्टेप्स के थ्रू कैल्विन साइकिल कंप्लीट होती है। इन 3 स्टेप्स के थ्रू CO2 का फिक्सेशन हो जाता है या फिर CO2 का रिडक्शन हो जाता है। इस साइकिल के अंदर सबसे पहले CO2 डिफ्यूज होती है वाया स्टोमेटा इनसाइड द प्लांट्स और वाटर का अब्जॉर्प्शन किया जाता है वाया रूट और ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाया जाइलम टू द ऑल सेल्स ऑफ द प्लांट। कैल्विन साइकिल के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन। जैसे ही CO2 मॉलिक्यूल डिफ्यूज होता है प्लांट सेल के अंदर तब वो राइबोन्यूक्लियोस 1,5-बिस फॉस्फेट के साथ में ऐड होता है और ऐड होके
आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल बनाता है। ये जो राइबोज 1,5 बिस्फॉस्फेट है ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल है और CO2 एक 1 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो इन टोटल जब ये कंबाइन होते हैं तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल बन जाते हैं। और जब ये फर्स्ट स्टेप से गुजरते हैं तो फर्स्ट स्टेप का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट होता है जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ये हमेशा 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है इसके हमेशा 2 मॉलिक्यूल बनेंगे इन द फर्स्ट स्टेप, दैट इज द कार्बोक्सिलेशन। जैसे ही 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनते हैं तब ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट का मॉलिक्यूल का रिडक्शन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी और NADPH। एटीपी और NADPH का यूज करके 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट कर देते हैं ट्रायज फॉस्फेट के अंदर। प्लांट के अंदर ट्रायज फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में बनते हैं, या तो ग्लिसरिक एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन सकता है या फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन सकता है। कोई भी एक मॉलिक्यूल बनेगा और ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं या फिर आइसोमर्स होते हैं। अब ये जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बना है इसमें से एक कार्बन मॉलिक्यूल बाहर एज ए आउटपुट की फॉर्म में निकलेगा और वो कार्बन मॉलिक्यूल फिक्स कर दिया जाएगा या फिर कन्वर्ट कर दिया जाएगा सुक्रोज में या फिर स्टार्च में। अगर प्लांट को कोई भी शुगर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये जो कार्बन मॉलिक्यूल बाहर आउटपुट के फॉर्म में निकला है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टार्च ग्रेन्यूल्स में स्टार्च की फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर प्लांट को रिक्वायरमेंट है एज ए शुगर मॉलिक्यूल की फॉर देयर एनर्जी नीड, तो ये जो शुगर मॉलिक्यूल बना है दैट इज द सुक्रोज या फिर ग्लूकोज, वो आगे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा फ्लोएम के थ्रू ताकि वो ग्रोथ कर पाए या फिर कहीं और अदर ऑर्गेनेल्स के अंदर स्टोरेज कर पाए। जैसे ही एक कार्बन मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं वो तो फिक्स कर दिया जाता है, लेकिन बाकी जो 2 कार्बन मॉलिक्यूल इसके पीछे बचेंगे वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल वापस से रीजनरेशन में हेल्प करते हैं ताकि नाइट्रोजन 1,5 बिस्फॉस्फेट का रीजनरेशन हो पाए ताकि ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहे। तो इस कंप्लीट साइकिल के अंदर 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज द कार्बोक्सिलेशन, सेकंड इज द रिडक्शन, थर्ड इज द रीजनरेशन। इन 3 स्टेप्स के अंदर कैल्विन साइकिल कंप्लीट हो जाती है। इस कैल्विन साइकिल के अंदर 2 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट दैट इज द एटीपी और NADPH यूज हो रहे हैं। वन इज द रिडक्शन एंड अदर इज द रीजनरेशन। इन 2 स्टेप्स पे एटीपी का यूज होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो एक CO2 मॉलिक्यूल को जब कैल्विन साइकिल के थ्रू फिक्स किया जाता है तो 2 स्टेप्स पे दैट इज द रिडक्शन एंड रीजनरेशन, वहां पे एटीपी और NADPH का यूज होता है। रिडक्शन के अंदर एटीपी और NADPH दोनों यूज होते हैं, रीजनरेशन में अकेला एटीपी का यूज होता है। तो जब एक मॉलिक्यूल CO2 फिक्स किया जाएगा तो कैल्विन साइकिल के अंदर इन टोटल 3 एटीपी का यूज किया जाता है, क्योंकि 2 एटीपी तो रिडक्शन में यूज होंगे क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो कि कार्बोक्सिलेशन था उसमें 3 फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। इन 2 मॉलिक्यूल को जब रिडक्शन होगा तो 2 एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी और एक एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है रीजनरेशन के टाइम। तो जब एक CO2 फिक्स की जाती है तो 3 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरीके से रिडक्शन स्टेप में 2 NADPH का भी यूज किया जाएगा। तो जब इन टोटल एक CO2 को फिक्स किया जाता है तो 3 ATP और 2 NADPH का यूज किया जाता है। लेकिन जैसा कि फोटोसिंथेटिक इक्वेशन कहती है कि 6 CO2 molecule react with 6 water molecule in the presence of light give rise to glucose molecule. So अगर प्लांट को ग्लूकोज एज सोर्स ऑफ एनर्जी बनाना है तो उसको ये कैल्विन साइकिल 6 टाइम्स रन करनी पड़ेगी और एक्चुअली में रन करती रहती है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है तो कैल्विन साइकिल 6 टाइम रन करेगी और 6 CO2 फिक्स किए जाएंगे और 6 CO2 को फिक्स करने के लिए इन टोटल 18 ATP की रिक्वायरमेंट होगी। उसके साथ साथ 12 NADPH की भी रिक्वायरमेंट होगी। इन्हीं ATP और NADPH का यूज करके CO2 फिक्स कर दिया जाता है, या तो सुक्रोज बना दिया जाता है या फिर स्टार्च बना दिया जाता है। ये टोटली डिपेंड करता है प्लांट की रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर प्लांट को इंस्टेंटली एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो सुक्रोज बना दिया जाएगा और सुक्रोज ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा जहां उसकी रिक्वायरमेंट है।
अगर प्लांट को रिक्वायरमेंट नहीं है तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना है वो स्टार्च की फॉर्म में एक्यूमुलेट कर लिया जाएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये दोनों जो रिएक्शंस है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ये कंप्लीट एक फोटोसिंथेसिस को बनाती है। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस का लिटरली मीनिंग था सिंथेसिस यूजिंग लाइट, यानी कि लाइट का यूज करके कोई ना कोई चीज सिंथेसिस करना। तो जैसा कि आपको हमें पता है कि जो लाइट का यूज करके प्लांट सुक्रोज या फिर स्टार्च को सिंथेसिस करते थे एक्चुअली में ग्लूकोज को, लेकिन वो ग्लूकोज कन्वर्ट कर दिया जाता है सुक्रोज में या फिर स्टार्च में। इन दोनों स्टेप से हमारी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है। ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, इसको डिफरेंट फैक्टर अफेक्ट करते हैं। उन फैक्टर को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। एक साइंटिस्ट थे ब्लैकमैन, उन्होंने 1905 के अंदर एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, इस लॉ के अकॉर्डिंग ब्लैकमैन ने कहा कि अगर कोई भी रिएक्शन दो या दो से ज्यादा फैक्टर से इफेक्ट हो रही होती है, तो जो फैक्टर सबसे कम अमाउंट में होगा वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा किसी भी रिएक्शन से, या फिर उसी मिनिमल क्वांटिटी ऑफ फैक्टर से रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन किया जाता है। जो फैक्टर सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा होगा फोटोसिंथेसिस को। अब हम कुछ फैक्टर को डिस्कस कर लेते हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि लाइट, CO2, वाटर, टेम्परेचर। इसके अलावा कुछ केमिकल्स भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। इन केमिकल्स के अंदर आपको दो केमिकल्स बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। वन इज द DCMU, जिसका फुल फॉर्म है डाइक्लोरो फिनाइल डाइमिथाइल यूरिया। इसके अलावा एक और फैक्टर है या एक और केमिकल है दैट इज द पैराफिन। ये दोनों केमिकल मेरी लाइट रिएक्शंस को इनहिबिट करते हैं। सो ये कुछ फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर से भी फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट आते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ मेसोफिल सेल्स, नंबर ऑफ स्टोमेटा, नंबर ऑफ लीफ, साइज ऑफ द प्लांट, etc. So this is all about the photosynthesis. I hope you get the concept of photosynthesis. So this is all from my side. Thank you.